मानव भूगोल के अर्थ प्रकृति विषय क्षेत्र टॉपिक के थर्ड पार्ट की अपन बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपने बात की कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल कैसे बना, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। सेकेंड पार्ट में अपन ने बात की कि मानव भूगोल में मूल रूप से जो अध्ययन है वो किसका किया जाता है, किन बातों का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। 7 बिंदुओं की अपन ने बात की थी। अगली बात अपन करते हैं इस थर्ड पार्ट में कि मानव भूगोल में मूल रूप से अध्ययन में अपन ने कहा कि जनसंख्या का है, चाहे आप मानवीय क्रियाओं का ले लीजिए, चाहे वातावरण समायोजन की बात अपन ने की, कालिक अनुक्रमण समय के साथ के विकास की अपन ने बात की। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो मानव भूगोल वेता है, जिन्होंने मानव भूगोल का समर्थन किया, जिन्होंने भूगोल से मानव भूगोल को अनेक अन्य विषय के रूप में स्थापित करने में मुख्य भूमिका जिन्होंने अदा की, मुख्य योगदान जिन्होंने दिया, उसमें सबसे पहले एक भूगोल वेता की अपन बात करते हैं जेन ब्रून्स की। जेन ब्रून्स ने अपनी रचना ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल का समर्थन करते हुए उन्होंने जो बात कही कि मानव भूगोल मूल रूप से दो बातों का अध्ययन है। मानव भूगोल में जो मानव का अध्ययन है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, मानव वातावरण के अंतर संबंधों का जो अध्ययन है, वो अध्ययन दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है। पहली वो बात कहते हैं सभ्यता के विकास के आधार पर कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ। अब सभ्यता के विकास का अर्थ यहाँ पे जेन ब्रून्स ने किससे लिया? मानव से लिया, मानव के कार्यों से लिया, मानव वातावरण के अंतर संबंधों से लिया, चाहे वो अनुकूलन के रूप में हो, चाहे वो परिवर्तन के रूप में हो। तो सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ तो मानव का विकास भी हुआ है, मानवीय कार्यों का विकास भी हुआ है। अब वो विकास किस रूप में हुआ? यहाँ पे जेन ब्रून्स ने सभ्यता के विकास के आधार पर जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने 4 आधार माने हैं। सबसे पहली बात उन्होंने देखी, सबसे पहली बात उन्होंने मानी है प्रमुख आवश्यकता। अब आप देखिए जेन ब्रून्स जो बात कहता है कि मानव ने कोई भी कार्य उसने प्रारंभ किया, चाहे उसने, जैसे अपन ने कहा कि सबसे पहले मानव ने सबसे प्राचीन व्यवसाय, सबसे पुराना व्यवसाय है वो आखेट शिकार है, और आखेट शिकार से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, अपना जीवन निर्वाह करता था, जो भी उसकी आवश्यकताएं थी। तो यहाँ पे जेन ब्रून्स कहता है कि प्रमुख आवश्यकता कि मानव ने जो कार्य किया या मानवीय सभ्यता का जो विकास हुआ, मानव के कार्यों का जो विकास हुआ, जैसे अपन कहेंगे प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया, वो विकास का परिणाम है। और उसी विकास में बात कहता है प्रमुख आवश्यकता है कि मानव ने कोई कार्य यदि प्रारंभ किया, जैसे उसने आखेट प्रारंभ किया। अब आखेट उसने क्यों प्रारंभ किया? क्यों प्रारंभ किया? कि मानव की मूलभूत आवश्यकता। अब मूलभूत आवश्यकता क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पे जेन ब्रून्स जो बात कहता है कि मानव की प्रमुख जो आवश्यकताएं हैं, उन प्रमुख आवश्यकताओं से सभ्यता का विकास हुआ। यानी मानव ने अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता, अपनी आवास संबंधी आवश्यकता, अपने वस्त्र निर्माण संबंधी, शरीर को ढकने की आवश्यकता जब उसे महसूस हुई तो मानव ने क्या किया? कार्य करना प्रारंभ किया, जिससे मानव का भी विकास हुआ, मानवीय क्रियाओं का भी विकास हुआ और मानवीय सभ्यता का भी विकास हुआ। तो मानवीय सभ्यता के विकास का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ है? मानवीय आवश्यकताओं से हुआ है। और मानवीय आवश्यकताएं जेन ब्रून्स ने 4 मानी है। मूल रूप से अपन कहते हैं कि 3 मानवीय आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। यानी सीधे शब्दों में यदि अपन बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जेन ब्रून्स कहता है कि भोजन प्रमुख जो आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा एक और उसने प्रमुख आवश्यकता उसने मानी है, वो उसने मानी है संतान उत्पत्ति। कि अपने वंश को बढ़ाने के लिए, वंश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? संतान उत्पत्ति की आवश्यकता होगी, वो उसने प्रमुख आवश्यकता में माना है। दूसरा वो बात कहता है भूमि का शोषण। अब आप देखिए प्राचीन काल का जो मानव है, आदि जो मानव है, वो पेड़ों पर निवास करता था। भूमि पर वो अपने आवास का निर्माण नहीं करता था। भूमि पर केवल धरातल पर वो केवल आखेट करने के लिए आता था और आखेट करने के बाद वापिस वो पेड़ों पर ही निवास करता था। और वर्तमान समय की यदि अपन बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में निवास करने वाली, जिसको वर्तमान में जायरे बेसिन भी कहा जाता है, कांगो नदी का परिवर्तित जो नाम है वो जायरे। तो जायरे बेसिन में निवास करने वाली पिग्मी जो जनजाति है वो आज भी अपने निवास स्थान का यानी अधिवास का, अपने आवास का जो निर्माण है वो किस पर कर रही है? पेड़ों पर कर रही है। प्राचीन काल का जो मानव है, सभ्य मानव जिसको अपन कह सकते हैं, आदि मानव अपन कह सकते हैं, वो किस पर निवास करता था? पेड़ों पर ही निवास करता था।
तो मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किस पर निवास करना पड़ा, किसका उपयोग करना पड़ा, भूमि का उपयोग करना पड़ा। अब भूमि का उपयोग उसने किसके रूप में किया, सबसे पहले उसने निवास के रूप में किया कि मानव ने भूमि पर धरातल का उपयोग करते उसने अस्थायी निवास से अस्थायी अधिवास या घर या अपने मकान का निर्माण करना प्रारंभ किया। तो अधिवास निर्माण के रूप में मानव ने क्या किया, भूमि का उपयोग किया। दूसरी बात यहाँ पे करें तो मानव ने अपने भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या किया, भूमि का उपयोग किसके रूप में, कृषि के रूप में। और प्राचीन काल में जब से मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया, वो कृषि किसके रूप में प्रारंभ हुई, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का अर्थ लिया जाता है कि स्थान परिवर्तित करके की जाने वाली कृषि। अब स्थान परिवर्तन कैसे, क्योंकि मानवीय निवास भी स्थायी नहीं था। जब मानवीय निवास जब स्थायी नहीं था तो कृषि स्थान भी स्थायी नहीं था। मानव क्या करता था कि 3 या 4 वर्ष तक किसी स्थान पर जहां वो निवास करता था तो वहां उस भूमि का उपयोग कृषि कार्य के रूप में करता। फिर उस स्थान को छोड़कर मानव नए स्थान पर अपने अधिवास का निर्माण करता, अपने आवास स्थल का निर्माण करता, और वहां भी मानव पेड़ों को काटकर भूमि पर अपने कृषि योग्य भूमि का वो निर्माण करता था और वहां उसके द्वारा कृषि उत्पादन किया जाता था। तो बात जो आती है कि अधिवास के साथ अपने निवास स्थान के साथ किसमें परिवर्तन, कृषि स्थान में परिवर्तन। और वो कृषि स्थान में परिवर्तन क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि। तो भूमि का शोषण मानव ने, भूमि के शोषण का अर्थ यहाँ पे लिया जाता है भूमि के उपयोग से। भूमि के शोषण का अर्थ यहाँ पे किससे लिया जाता है, भूमि के उपयोग से। तो मानव ने भूमि का उपयोग किसके रूप में, एक तो निवास के रूप में, अधिवास निर्माण के रूप में, आवास निर्माण के रूप में, और दूसरे उसने भूमि का उपयोग किसके रूप में, कृषि यानी स्थानांतरित कृषि के रूप में। तीसरी बात कहता है जैन पुरुष सामाजिक भूगोल। अब देखिए सभ्यता का विकास हुआ तो मानव जहाँ पे अपने भूमि के शोषण में अपने बात कही कि मानव ने भूमि का उपयोग करना प्रारंभ किया, अस्थायी आवास उसने बनाने प्रारंभ किए, अस्थायी कृषि स्थानांतरित कृषि उसने प्रारंभ की। तो जब मानव ने भूमि पर निवास करना प्रारंभ किया तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मानव ने वो अधिवास किसके रूप में, समूह के रूप में। और समूह से किसकी उत्पत्ति हुई, समुदाय यानी समाज की उत्पत्ति हुई। और उस समाज का अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। तो समाज का जो विकास हुआ कि पहले उसने बात कही कि आवश्यकताएं, आवश्यकताओं के बाद उसने भूमि का उपयोग, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति करनी। अब पूर्ति करने के लिए मानव ने क्या किया, भूमि का उपयोग किया। भूमि का उपयोग जब वो करने लगा तो उसको समूह में रहने की आवश्यकता महसूस हुई, किसकी दृष्टि से, जंगली जानवरों से सुरक्षा की दृष्टि से। और बाद में वो समय के विकास के साथ साथ वो समूह है, समुदाय किसमें परिवर्तित हो गए, एक समाज में परिवर्तित हो गए। और उन समाज की परंपराओं का, रीति रिवाजों का, मान्यताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक भूगोल में किया जाता है। चौथी बात जैन ब्रूस कहता है कि राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। अब आप देखिए जब समाज का निर्माण हुआ तो समाज पर नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एक शासक की आवश्यकता होगी। और उस समय उस समाज का जो मुखिया होता था, जिसको प्रधान कहा जाता था, वो प्रधान उस समाज पर नियंत्रण रखता था, चाहे उसके कार्यों के रूप में नियंत्रण हो, चाहे आखेट के रूप में नियंत्रण हो, या अन्य कोई विवाद का जो निपटारा है वो भी किसके द्वारा किया जाता था, उस मुखिया के द्वारा किया जाता था। तो उस मुखिया के पद के साथ उस समाज पर या वहां के लोगों पर नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, नीति निर्माण की आवश्यकता हुई। और वो नीति निर्माण किसके रूप में, राजनीतिक भूगोल के रूप में। फिर अंतिम बात जैन पुरुष कहता है ऐतिहासिक भूगोल। अब आप देखिए ऐतिहासिक भूगोल कैसे कि मानव ने अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं से, प्रमुख जो आवश्यकताएं, मूलभूत जो आवश्यकताएं, अपने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, तो प्राथमिक आवश्यकताओं के बाद जैसे उसको प्राथमिक आवश्यकताएं महसूस हुई, उनकी पूर्ति करने के लिए मानव ने भूमि का उपयोग कृषि के रूप में, अधिवास के रूप में। फिर उसने समाज बनाया, समाज के बाद में शासन व्यवस्था बनाई, नीतियां बनाई। और इन सभी का विकास क्रम कि मानवीय आवश्यकताओं से लेकर भूमि के उपयोग से लेकर समाज, समाज से लेकर नीति निर्माण तक की संपूर्ण क्रियाओं का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। तो जैन ब्रूस के शब्दों में यदि अपन बात कहें तो सभ्यता के विकास का अर्थ लिया जाता है मानव का विकास, और मानव के साथ मानवीय क्रियाओं का विकास। तो मानव का विकास और मानवीय क्रियाओं का विकास कहां से प्रारंभ हुआ, मानव की प्रमुख आवश्यकताओं से, रोटी कपड़ा मकान और संतान उत्पत्ति। उसके लिए मानव को भूमि का उपयोग करना पड़ा, चाहे उसने अधिवास निर्माण के रूप में किया, चाहे उसने कृषि कार्य के रूप में किया। जब मानव ने भूमि का उपयोग किया तो उसको समूह की आवश्यकता हुई, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से, तो सामाजिक भूगोल। और उस समाज पर नियंत्रण करने के लिए
नियंत्रण करने के लिए या नियंत्रण स्थापित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना पड़ा, प्रधान का पद उसे सर्जित करना पड़ा, जो किसके रूप में, राजनीतिक भूगोल के रूप में। और इन चारों का प्रमुख आवश्यकताएं, भूमिका, शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि इतिहास क्या है, पुरानी घटनाओं का वर्णन या पुरानी घटनाओं का जो अध्ययन है या घटे हुए घटनाक्रम का जो अध्ययन है, उसे अपन क्या कहते हैं, इतिहास से कहते हैं। तो सबसे पहली बात जैन ब्रून्स ने कही, सभ्यता के विकास की। सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का विकास हुआ, और मानव के विकास के साथ साथ जो क्रियाएं हुई वो सब किस में शामिल की जाती हैं, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। दूसरी बात जैन ब्रून्स कहता है सांस्कृतिक तथ्यों की। सांस्कृतिक तथ्य यानी जिसको अपन कह सकते हैं मानवीय तथ्य। सांस्कृतिक तथ्य यानी जिसको अपन कह सकते हैं मानवीय तथ्य, जिन तथ्यों का निर्माण स्वयं किसने किया, मानव ने किया। क्योंकि अपने प्रारंभ में वातावरण में बात की थी कि मानव भूगोल में दो प्रकार का वातावरण है, एक अपने का प्राकृतिक वातावरण है जो अपने को प्रकृति से उपलब्ध हुआ, जैसा जैन ब्रून्स ने सभ्यता के विकास में कहा कि प्रमुख आवश्यकताएं, तो उस समय मानव की प्रमुख जो आवश्यकताएं थी, चाहे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर थी, वातावरण पर निर्भर थी। और वातावरणीय दशाएं क्या थी, केवल जीव जंतु या पेड़ों से जो प्राप्त कंदमूल फल है उन्हीं से उनको अपना जीवन यापन करना था और जीवन निर्वाह अपना करना होता था। चाहे भोजन संबंधी आवश्यकता है, चाहे आवास संबंधी आवश्यकता है, चाहे वस्त्र निर्माण संबंधी आवश्यकताएं हैं। दूसरी बात अपन यहाँ कह रहे हैं सांस्कृतिक तथ्यों की। सांस्कृतिक तथ्य जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मानवीय तथ्य जिनका निर्माण स्वयं मानव ने किया, किसके आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर। चाहे कह सकते हैं कि मानव की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, मांग इतनी बढ़ गई कि मानव को क्या करना पड़ा, स्वयं नए तथ्यों का, नई क्रियाएं उसको प्रारंभ करनी पड़ी। और सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर यदि अपन बात करें तो जैन ब्रून्स तीन बातें कहता है। एक तो वो कहता है भूमिका अनुत्पादक उपयोग, कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य यदि प्रारंभ होगा तो उसके कार्य के प्रारंभ होने का आधार किसको माना जाता है, मानव की मांग को माना जाता है। भाई मांग होगी, मानव को आवश्यकता होगी, जैसा कहा भी जाता है कि आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। तो आवश्यकता होगी तो मानव को क्या करना पड़ेगा, उसका विकल्प खोजना पड़ेगा। विकल्प खोजेगा तो मानव ने क्या किया, भूमि का अनुत्पादक उपयोग किया। अनुत्पादक उपयोग का अर्थ लिया जाता है कि मानव भूमि का उपयोग तो करे लेकिन उसमें प्रोडक्शन नहीं हो, उत्पादन नहीं हो। जैसे मान लीजिए मानव कृषि कार्य करेगा तो भूमि का उपयोग तो हुआ, लेकिन कृषि के फलस्वरूप उसे क्या होगा, अनाज की प्राप्ति होगी, चारे की प्राप्ति होगी, तो वो क्या हो गया, उत्पादन हो गया। लेकिन यहाँ पे जैन ब्रून्स कहता है कि अनुत्पादक उपयोग, क्योंकि सांस्कृतिक तथ्य हैं, मानवीय तथ्य हैं जिसका निर्माण मानव ने किया। तो ऐसा मानवीय उपयोग, ऐसा भूमि का उपयोग जिसमें मानव भूमि का उपयोग तो करे, क्योंकि निर्भर तो प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब भूमि का उपयोग तो करे लेकिन उसमें उत्पादन नहीं हो। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल अपने सामने आते हैं। एक तो परिवहन मार्ग, चाहे आप सड़क मार्ग की बात कर लीजिए, चाहे आप रेल मार्ग की बात कर लीजिए, दोनों का ही निर्माण किसने किया, मानव ने किया। क्योंकि मानव का आवश्यकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने के लिए उसको परिवहन मार्ग की आवश्यकता होगी। अब वो परिवहन मार्ग द्रुतगामी भी हो, तीव्र गति से वहां पहुंचा जा सके, तो इसके लिए उसने किसका निर्माण किया, सड़क मार्ग, रेल मार्ग। और दोनों ही जो परिवहन मार्ग है, चाहे आप सड़क मार्ग की बात कर लीजिए, आप रेल मार्ग की बात कर लीजिए, दोनों ही भूमि के उपयोग हैं, दोनों में भूमि का उपयोग हो रहा है, लेकिन किसी प्रकार का उत्पादन नहीं है, केवल आवागमन हो रहा है, किसी प्रकार की उत्पादन संबंधी क्रिया उसमें नहीं की जाती है। दूसरा मकान, मकान यानी अधिवास, आवास, जहां मानव अपने निवास करने के लिए, आराम करने के लिए जिस स्थान का वो उपयोग करता है, अधिवास का अर्थ है भूमि के जिस भाग पर मानवीय निवास होगा वो अधिवास होगा। तो जहां मानव अपने आवास का, अपने आवास स्थल का निर्माण करेगा, वहां पे भूमि का उपयोग तो होगा, लेकिन वहां पे किसी प्रकार की उत्पादन संबंधी क्रिया नहीं होगी। तो सांस्कृतिक तथ्यों में जैन ब्रून्स के अनुसार यदि अपन पहली बात अपन कर रहे हैं कि भूमि का अनुत्पादक उपयोग, उदाहरण के तौर पे अपने कहा कि परिवहन मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अधिवास, जहां मानव अपने आवास का निर्माण करे। दूसरी बात जैन ब्रून्स कहता है कि वनस्पति एवं पशु जगत पर विजय। अब आप देखिए प्रारंभ में जब मानव पेड़ों पर निवास करता था, आदि मानव था, सोच है वो कम थी, मानवीय सोच कम थी, जनसंख्या कम थी, आवश्यकताएं सीमित थी, तो उस समय
मानव पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता था? वनस्पति जगत या पशु जगत पर। कैसे? वनस्पति जगत पर कि मानव वनों से कंदमूल फल एकत्रित करके अपना जीवन यापन करता था। पशु जगत पर कैसे? कि वो केवल आखेट शिकार करता था। तो जो वनों से कंदमूल फल जो मानव को प्राप्त हो जाते वो भोज्य सामग्री के रूप में उनका उपयोग ले लिया जाता। जो पशुओं से खाल या चमड़ा जो प्राप्त होता उससे वस्त्रों का निर्माण हो जाता। जो मांस की प्राप्ति होती भोज्य सामग्री के रूप में प्रयोग में ले ली जाती। जो हड्डियां होती वो औजार निर्माण के रूप में उपयोग में ली जाती थी। तो उस रूप में मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में था? पशुओं वनस्पति जगत के नियंत्रण में था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, मानवीय सोच बढ़ी, मानवीय क्षमताएं बढ़ी, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ी, तो मानव ने क्या किया कि भूमि का उपयोग जिसमें केवल वो कंदमूल फलों पर ही निर्भर करता था, भूमि का उपयोग उसने किसके रूप में? उत्पादन अर्थात उसने क्या किया? कृषि करना प्रारंभ किया। जैसे अभी पहले अपने बात भी की थी भूमि के दोहन में अपने बात की थी कि मानव ने भूमि का उपयोग करना प्रारंभ किया। तो वो भूमि का उपयोग करके जब मानव ने फसल उत्पादन किया, चाहे वो स्थानांतरित कृषि के रूप में हो, चाहे वो बाद में धीरे धीरे स्थायी कृषि में परिवर्तित हो गए, बाद में व्यापारिक कृषि में परिवर्तित हो गए। तो मानव ने जो कृषि कार्य किया, तो वो कृषि कार्य किस पर विजय मानी जाती है? वनस्पति जगत पर विजय मानी जाती है कि जो मानव केवल भोज्य सामग्री के लिए वनों से प्राप्त कंदमूल फलों पर ही निर्भर करता था, उसी मानव ने क्या किया? कृषि करना प्रारंभ कर दिया, खुद अनाज का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। तो ये मानव की विजय मानी जाती है, मानव का नियंत्रण माना जाता है। किस पर? वनस्पति जगत पर, क्योंकि वनस्पति पर मानव की निर्भरता क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा उदाहरण जैन पुरुष यहाँ पे कहता है पशुपालन। अब आप देखिए मानव का सबसे प्राचीन जो व्यवसाय है, परंपरागत व्यवसाय जिसको अपन कह सकते हैं, कौन सा माना जाता है? आखेट यानी शिकार। प्रारंभ में मानव ने सब केवल पशुओं का उपयोग किस दृष्टि से? केवल शिकार की दृष्टि से। उसके बाद मानव ने सबसे पहले अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कुत्तों का पालना प्रारंभ किया। सबसे पहले पशुपालन के रूप में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पशुपालन के रूप में सबसे पहले कौन से पशु को पाला गया? तो पशुपालन के रूप में सबसे पहले कौन से पशु को पाला गया? कुत्तों को पाला गया। सबसे पहले कुत्ता था जिसको उसने पशुपालन के रूप में प्रयोग किया। और किस लिए किया? अपने सुरक्षा की दृष्टि से, कि अपने परिवार की सुरक्षा भी हो सके और शिकार के समय उसकी मदद भी कर सके। अब धीरे धीरे उसने क्या किया? कुत्तों के बाद में अन्य जीव जंतुओं को उसने पालना प्रारंभ कर दिया। और वर्तमान समय में जो पशुचारण किया जाता है, जो पशुपालन है, वो किस पर नियंत्रण माना जाता है? पशु जगत पर नियंत्रण माना जाता है। कैसे? कि प्रारंभ में जो केवल शिकार करता था, उन्हीं जीव जंतुओं को उसने पालना प्रारंभ कर दिया। आज का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कुत्तों का पालन है, शेर है, या अन्य जो भी जीव जंतु पाले जाते हैं, वो किसके रूप में? पशु जगत पर विजय के रूप में। तीसरी बात जैन पुरुष कहता है भूमि का विनाशात्मक उपयोग। अब आप देखिए, एक तो होता है भूमि का अनुत्पादक उपयोग, जैसे एक नंबर पे अपन ने बात की। यहाँ पे कह रहे हैं भूमि का विनाशात्मक उपयोग, जिसको अपन भूमि का विदोहन भी कह सकते हैं। एक तो अपने बात की थी भूमि के दोहन के। दोहन का अर्थ लिया जाता है कि भूमि का उपयोग जिसमें उत्पादन होता हो। लेकिन यहाँ पे कि भूमि का विनाशात्मक उपयोग, या अपन कह सकते हैं भूमि का विध्वंसात्मक उपयोग, या अपन कह सकते हैं भूमि का विदोहन। विदोहन विनाशात्मक, विध्वंसक उस अर्थ में माना जाता है जिससे भूमि का उपयोग तो मानव करे, लेकिन उपयोग के बाद में वो भूमि या वो क्षेत्र मानव के लिए किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं रहे। यानी भूमि का ऐसा उपयोग जिसका मानव उपयोग कर ले, और उपयोग करने के बाद वो क्षेत्र किसी भी रूप में मानव की आवश्यकता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो, उपयोगी नहीं हो, तो वो किसकी श्रेणी में आता है? विनाशात्मक उपयोग की श्रेणी में आता है। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें तो वर्तमान जो समय है, आधुनिक युग जिसको अपन कह रहे हैं, आधुनिक युग जिसको अपन कह रहे हैं, आधुनिक युग यानी जिसको अपन कह रहे हैं कि औद्योगिक प्रधान युग। क्योंकि वर्तमान समय की यदि देखा जाए तो जिस देश में औद्योगिक विकास जितना अधिक, वो देश उतना ही अधिक संपन्न माना जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, औद्योगिक दृष्टि से सबसे संपन्न। यूरोपीय देश देख लीजिए आप, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, किसी का भी उदाहरण आप लीजिए। एशिया महाद्वीप की बात कर लीजिए, एशिया महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में जापान जो एकमात्र विकसित देश है, किस दृष्टि से? औद्योगिक दृष्टि से। उसके बाद में चाइना। तो इस दृष्टि से बात की जाए वर्तमान समय की यदि अपन बात करें तो वो ही देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है, संपन्न देशों की श्रेणी में आता है, जहां औद्योगिक विकास अधिक हुआ हो।
अब औद्योगिक विकास किस पर निर्भर करेगा? खनन कार्य पर निर्भर करेगा कि जहां खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हो, खनिज पदार्थ जहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, वहां औद्योगिक विकास अधिक होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आप देखिए, खनन का अर्थ लिया जाता है खनिजों के विदोहन से। अब खनिज का अर्थ होता है कि भूमि को खोद कर निकाले गए जो पदार्थ होंगे। खनिज अपने किसको कहते हैं कि भूमि को खोद कर जो पदार्थ निकाले जाते हैं वो खनिज है। और खनिज किसके फलस्वरूप प्राप्त होते हैं? खनन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो खनन कार्य करने के बाद उस क्षेत्र का मानव न तो निवास की दृष्टि से उपयोग कर सकता, न कृषि कार्य की दृष्टि से उपयोग कर सकता, न वहां पे परिवहन मार्गों का निर्माण किया जा सकता, क्योंकि भूमि का वो निचला जो भाग जहां से खनिज पदार्थ निकाले गए वो भाग क्या होता है? बिल्कुल खोखला होता है, गहरा भाग होता है, जो इसके कभी भी धंसने की संभावना होती है। तो ऐसे क्षेत्र में मानव किसी भी प्रकार की जो क्रिया है वो नहीं करना चाहेगा। तो खनन करने के बाद वो भूमि पूर्ण रूप से क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब भूमि समाप्त हो गई तो वो भूमि का कौन सा उपयोग हुआ? विनाशात्मक उपयोग हुआ, विध्वंसात्मक उपयोग हुआ। दूसरा यहाँ पे उदाहरण जैन पुरुष लेता है पशुचारण। अब पशुचारण यानी अपन बात करें कि पशु जहां चराए जाते हैं वहां पे प्राकृतिक वनस्पति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब छोटी मोटी प्राकृतिक वनस्पति जो अंकुरित होगी वो पशुओं के द्वारा समाप्त कर दी जाती है, तो वो भूमि भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? समाप्त होगी। समाप्त किसके रूप में होगी? कि जहां प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होगा वहां पे अपर्दन की क्रिया अधिक होगी। अपर्दन अधिक होगा तो वहां की भूमि क्या होगी? अनुपजाऊ होगी। तो अनुपजाऊ भूमि किसके रूप में मानी जाती है? विध्वंसात्मक रूप में मानी जाती है, विनाशात्मक रूप में मानी जाती है, क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन करना संभव नहीं है। तो जैन पुरुष के शब्दों में यदि बात की जाए तो सांस्कृतिक तथ्य, जिसको अपन ने कहा मानवीय तथ्य, मानवीय तथ्यों को उसने 3 भागों में बांटा। भूमि का अनुत्पादक उपयोग परिवहन मार्गों के रूप में, अधिवास निर्माण के रूप में। दूसरी बात उसने कही वनस्पति व पशु जगत पर विजय। अब वनस्पति व पशु जगत पर विजय किसके रूप में? कृषि के रूप में, पशुपालन के रूप में। तीसरा उसने कहा भूमि का विनाशात्मक उपयोग। अब भूमि का विनाशात्मक उपयोग यानी विध्वंसात्मक उपयोग, जिसको किसके रूप में? खनन और पशुचारण के रूप में। और वर्तमान समय की जो अर्थव्यवस्था है जिसको क्या कहा जाता है? लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और वो लुटेरी अर्थव्यवस्था किसका परिणाम है? इस खनन का ही परिणाम है। और वर्तमान समय की यदि वास्तविक स्थिति में बात की जाए तो वर्तमान समय की जो अर्थव्यवस्था है वो खनिज प्रधान यानी अपन कह सकते हैं कि औद्योगिक प्रधान अर्थव्यवस्था है। और इस औद्योगिक प्रधान अर्थव्यवस्था में भूमि का विध्वंसात्मक विनाशात्मक उपयोग ही अधिक किया जाता है। तो ये अपना जो टॉपिक था कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र किसके शब्दों में? जैन पुरुष के शब्दों में, जिसने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा। एक उसने कहा कि सभ्यता के विकास के आधार पर, और दूसरा उसने कहा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सभ्यता के विकास में उसने 4 बातें कही। उसने कहा कि भूमि प्रमुख आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान और संतान उत्पत्ति। दूसरा उसने कहा भूमि का दोहन उसने कहा किसके रूप में? भूमि के उपयोग के रूप में यानी कृषि के रूप में, अस्थायी आवास के रूप में। फिर उसने कहा सामाजिक भूगोल, समाज का जो निर्माण हुआ। फिर उसने कहा राजनीतिक भूगोल, जो शासन व्यवस्था निर्मित हुई, जो मुखिया का पद सर्जित हुआ। ऐतिहासिक भूगोल, जो संपूर्ण घटनाक्रम का अध्ययन करता है। दूसरा उसने मुख्य आधार माना सांस्कृतिक तथ्यों को। और सांस्कृतिक तथ्यों में उसने कहा कि भूमि का अनुत्पादक उपयोग, वनस्पति पशु जगत पर विजय और भूमि का विनाशात्मक उपयोग।